चार एक रिकमेंडेशन इसमें सामने आई है। उसमें पहला है कि टू इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें फिलॉसफी ऑफ योग हो, संस्कृत हो, आयुर्वेद हो इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 3 दिन की चर्चा सत्र का एक कंक्लूजन था। दूसरा था कि मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एविडेंस बेस्ड डेटा ऑन योगा बाय एस्टेब्लिशिंग आयुष ड्रिवन डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट सो दैट हेल्थ केयर कैन बिकम अफोर्डेबल। जो आज की तारीख में जो महंगा हेल्थ केयर है उसको सस्ता योग के साथ कैसे हम लिंक कर सकते हैं उसके बारे में था। मैं इसमें सिर्फ एक मुद्दा ऐड करना चाहता था कि माननीय एडवाइज़र सर की अनुमति से और उनके मार्गदर्शन में हमने जब योग का अनाउंसमेंट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चंडीगढ़ में होने वाला है, तो जो ट्रेनर्स और ट्रेनिंग करने वाले लोगों का हमने सोचा कि करीबन 1000 लोगों का सैंपल लिया जाए कि योग करने से पहले उनका वाइटल क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है और 1 महीने के बाद उनका क्या आएगा, और इसका पूरा पब्लिकेशन हम लोग उसके बाद हम लोग करेंगे। जो तीसरा सिफारिश इस पूरे सजेशंस इसके बाद आई वो थी टू प्रमोट एंड कंटिन्यू द एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव ऑफ कोर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप लाइक IYD योग फॉर गुड लाइफ 2016 लाइक एक्टिविटीज इन फ्यूचर। क्योंकि इस पूरे चर्चा सत्र का एक कंक्लूजन ये था कि हमें इस तरह की चर्चा सत्र एक बार करके रुकना नहीं चाहिए, उसमें और भी कई चर्चा सत्र पूरे देश में करने चाहिए। और मुझे बताते बड़ी खुशी होती कि पहले दिन जो इनॉग्रल स्पीच कीनोट एड्रेस के दौरान डॉक्टर नागेंद्र जी ने दिया था उसमें आपने ये कहा था कि करीबन 600 विश्वविद्यालयों में आने वाले दिनों में योग के ऊपर इस तरह की चर्चाएं होंगी। उसके बाद उसके अलावा मैं आपके सामने ये चीज़ कॉन्फ्रेंस के आउटकम के तौर पे ज़रूर रखना चाहता हूँ कि इस आउटकम में करीबन 40 के आसपास पेपर्स, रिसर्च पेपर, 58 तो स्पीकर्स आ गए, स्कॉलर्स आ गए, करीबन 300 के करीब यहाँ पे स्कॉलर्स, 58 तो स्पीकर्स थे, 300 के करीब स्कॉलर्स थे और इसमें करीबन 40 बेस्ट पेपर्स हमारे पास आए। तो उसका एक पब्लिकेशन हम लोग कुछ ही दिनों बाद उसमें एक पब्लिकेशन के तौर पे भी आ जाएंगे। स्वामी जी, आप और माननीय एडवाइजर साहब की सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग रखना चाहते हैं कि इस पूरे वर्कशॉप में हमें 2 संस्थाओं ने बड़ा मदद किया। आयुष डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें एक रीढ़ की हड्डी थी ही, उसके अलावा CII ने 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल हम लोगों को अवेलेबल कराया और हयात ने आखिरी दिन का पूरा हॉल और कुछ इनके डिनर्स, इनके स्पॉन्सरशिप किया जाता है। नॉर्मली आयुर्वेद और योग के बारे में जब कॉन्फ्रेंसेस होती है तो वो डिलापिटेटेड हॉल में होती है या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी या हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी की किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी, बट वी थॉट दिस टाइम दिस सच ए इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इवेंट, योग हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, तो उसको क्यों ना उतना ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही अच्छी जगह पे हम लोग लेकर आए कि एक ट्रेडिशनल साइंस, हेरिटेज साइंस को हम लोग सामने आए कि वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना कि बाकी मेडिसिनल हो। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा इस पूरे कॉन्फ्रेंस के आयोजन में हमारी टीम जो काम किया उन सब का। मैं अगर इनका आभार नहीं मानूंगा तो मैं कृतज्ञ का कहलाऊंगा। मैं कृति का, मेरी जो SDM है, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं शुभदा जोशी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, आप मेन इसमें एक रीढ़ की हड्डी थे, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। श्रीमती नंदिनी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और श्री पिल्लाई का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके अलावा भी पूरी टीम हमारी इस पे करीबन 10 लोगों की टीम लगी हुई थी, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं स्वामी जी आपको एक इन्हीं दौरान जो एक चीज़ घटी उसके बारे में कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि योग के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, बट जब इस कार्यक्रम की आयोजन करने की जिम्मेवारी और मार्गदर्शन माननीय एडवाइजर साहब ने और ने हम लोगों को दिया, तब जब हम इसको काम कर रहे थे तो कई जब कार्यक्रम जैसे योग फेस्टिवल हमारा परसों से शुरू हुआ था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई कि हमने 3D योग पहली बार दुनिया में कल योगा के लिए लॉन्च किया था। और उसमें जब
लोगों को कितना कम योग के बारे में पता है, तो उसका एक बड़ा अनुभव हम लोगों को पता चला कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट क्या लिखना है, स्क्रिप्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया स्क्रिप्ट राइटर्स को जब हम बैठे थे कि इसमें पतंजलि जी का नाम जरूर होना चाहिए और पतंजलि सूत्रों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर पतंजलि तो कैसे लिखेंगे, हमारे स्पॉन्सर तो है नहीं। तो अगर योग के बारे में इतनी अज्ञानता इस देश में भरी हुई है, तो मैं स्वामी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने पतंजलि का ब्रांड के तौर पे भी एक बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। जो पतंजलि को, जिस योग को दुनिया भूल चुकी थी, उस चीज को आपने दुनिया तक, देश तक पहुंचाया। अब पतंजलि को लोग जरूर जान रहे हैं, ब्रांड के माध्यम से ही सही, बट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग पतंजलि। मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक चीज कहकर मैं रुकता हूं कि हमारा जो वेबसाइट है iyyd.chd.in, iyyd.chd.gov.in पे ये सभी पेपर्स जो आप लोगों ने प्रेजेंट किए, वी आर गोइंग टू अपलोड दैट। मैं फिर एक बार सर आपका, स्वामी जी का और एचएस सर का और सभी का, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देवी सज्जनों, 4 दिन का जो चंडीगढ़ योग महोत्सव 9 जून को जिसकी शुरुआत हुई थी, 12 जून यानी आज चौथा दिन है, पूरे शहर में तमाम तरह की गतिविधियां चलती रहीं और अभी भी जारी हैं। और उसमें ये सिंपोजियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जैसे विद्वज्जन, आप जैसे बुद्धिजीवी योग के बारे में बहुत गहन चिंतन और मनन करने वाली विभूतियां इसमें यहाँ पधारी। और चंडीगढ़ प्रशासन ने जो आयोजन किया, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन का आयुष विभाग, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के जो आयुष विभाग हैं उनका भी हमें सहयोग रहा। मुंबई विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्टडीज जो मुंबई का है, इसके अलावा एनल्स ऑफ न्यूरो साइंसेज, और जैसे कि डीसी साहब ने बताया CII, हायत रेजेंसी, इन सब का बहुत योगदान रहा है। मैं अब इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन श्री अनुराग अग्रवाल जी से कि वे अपने संबोधन के लिए इस अवसर पर पधारें। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ का जो आयुष डिपार्टमेंट है ये कटिबद्ध है, और आप सबसे जो आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे चंडीगढ़ के हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, कि अब वो दिन दूर नहीं है जब आयुष विभाग का स्तर एलोपैथिक मेडिसिन के स्तर से किसी भी मामले में कम नहीं रहेगा, बल्कि ऊंचा ही रहेगा। लोग आपके पास इलाज कराने के लिए आएंगे, जिस प्रकार की चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई है। तो मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और परमात्मा से कामना करता हूं कि जितनी सुंदरता और सफलता के साथ इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इससे भी अधिक सुंदरता और सफलता के साथ 21 जून के कार्यक्रम का आयोजन होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और देवी सज्जनों, मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा आदरणीय चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार श्री परिमल राय जी से कि वे अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन जैसे सदैव करते हैं, आज एक बार पुनः उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। माननीय सलाहकार महोदय, आज हमारी 3 दिन की जो एकेडमिक सेशन है उसका समापन है। अनुराग ठीक बोल रहे थे कि हम लोगों को पता नहीं था कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आज जब सोचते हैं तो मन करता है कि अजीत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी जाए, क्योंकि ये आइडिया उसका था और उसने और उसकी टीम ने बहुत अच्छी तरह से इसको कार्यान्वित किया है। और मैं तो इंतज़ार करूंगा इसके रिकमेंडेशंस का कि पढ़ के अगर देख सकूं कि कुछ मैं अपने जीवन में लागू कर सकता हूं कि नहीं। जैसा अनुराग अग्रवाल जी ने बोला है आयुष के बारे में, आयुष को पहले हम लोग बोलते थे इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। अब आप देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये हमारी पारंपरिक मेडिसिन है। लोगों को ये लगता है कि एलोपैथी से हम इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, एलोपैथी से हमको शायद उससे एक फाइनलिटी मिले, लेकिन मेरा अपना मत है, दिस इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्योंकि इस पे डिबेट हो सकती है और इस पे कई विचार हैं कि एलोपैथी सिर्फ उस रोग को दबाती है, आपको इमीडिएट रिलीफ देती है, उसको जड़ से निकालने में शायद वो सक्षम नहीं है। हो सकता है हो भी, मेरी नॉलेज अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि लिमिटेड है, लेकिन इतना तो मैं मानता हूं कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो है
अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो धीरे जरूर काम करेगी, लेकिन श्योर काम करेगी, उसको जड़ से निकालेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को हमको जितना हो सके अपनाना चाहिए, और उसी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कई बार मैं सोचता हूं कि योग क्या है, कंफ्यूज हो जाता हूं। कई लोगों से सुना, समझने की कोशिश की, इंटरनेट पर गया, लेकिन जितने ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उससे ज्यादा प्रश्न खड़े हो जाते हैं सामने। फिर उसके बाद आदमी सोचने लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं? क्या मैं एक वो व्यक्ति हूं जिसके चारों तरफ इस सृष्टि का एक तरह से घूम रही है, सब लोग हमारे तरफ घूम रहे हैं? फिर लगता है कि यही तो शायद हम सब यही सोच रहे होंगे कि मैं वो एक्टर हूं जिसके चारों तरफ लोग कर रहे हैं। फिर लगता है कि क्या मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं या बहुत छोटी चीज हूं? मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। आदमी जब सोचता है कि मैं इस पृथ्वी पर रहता हूं, तो फिर साइंस बताता है पृथ्वी भी एक बहुत छोटा सा अंग है इस यूनिवर्स का। जितना ही आप अंदर घुसते चले जाएंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। क्या मैं इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं या वो इंफिनिटी जीरो की तरफ जा रहा है? ये प्रश्न आदमी इसी प्रश्न चिन्ह में घूमता रहता है। इसीलिए मैंने यही सोचा कि आज मैं स्वामी जी का वक्तव्य सुनूंगा, शायद मुझे कुछ जवाब मिल जाए इनमें, क्योंकि मैं तो अभी भी जवाब ढूंढ रहा हूं। नहीं मिलेगा तो इनकी शरण में बैठ जाऊंगा, बोलूंगा कि पहले मुझे सेटिस्फाई करिए तभी आप जा सकते हैं। स्वामी जी जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो महामहिम ने बोला था कि व्यक्ति को पहले नर बनना चाहिए, नर से फिर नारायण की तरफ का रास्ता है। अब यह भी एक विकट प्रश्न है, नर क्या होता है? फिर हम लोग जब सोचते हैं साइंस में कि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, हम भी एक जानवर ही हैं, लेकिन उसमें एक अलग किस्म की चीज है जिसे बोलते हैं बुद्धि और कॉन्शियसनेस, जिसको हम यूज करके डिफरेंट होते हैं। आदमी जो है उसके अंदर उलझता चला जाता है, तो लगता है कि कैसे मैं संयम रखूं अपने ऊपर। फिर कुछ एक और कॉन्सेप्ट निकल आता है, सत्य रज तम। अब आदमी उसको समझने की कोशिश करता है कि सात्विक क्या होता है, तो पता लगता है सात्विक मतलब जिसके पास बैलेंस हो, जो हार्मनी में रह सके, जो प्योर हो। राजसिक क्या होता है, तो जो पैशन जिसमें हो, जो डायनेमिक हो, जो ईगोइस्ट हो। और तामसिक क्या होता है, जो केओटिक हो, जिसमें एंजाइटी हो, जिसमें एक नेगेटिविटी हो, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हो, जिसमें इनएक्शन हो। अब आई थिंक इस हम सब में किसी न किसी मात्रा में ये तीनों चीजें हैं। गुण, इसको गुण बोलते हैं। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि क्या हम निर्गुण की तरफ जा रहे हैं या त्रिगुण की तरफ जा रहे हैं? आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो इन सब चीजों का अंत क्या है, ये प्रश्न हमारे सामने हमेशा रहेंगे। और साइंस हमको ये सिखाता है कि आप किसी भी चीज को नॉर्मली एक्सेप्ट ना करें। प्लीज गो टू द डेप्थ ऑफ इट, गो इनसाइड द कॉन्सेप्ट एंड देन एक्सेप्ट इट। अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि योग एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उससे बहुत ऊपर है। हां, उसको ठीक से करना जरूरी है। इसके लिए हमारे मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी हैं, बहुत लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा रास्ता सही है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा रास्ता सही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं कि आप कोई भी रास्ता लें, योग का रास्ता एक ही तरफ जा रहा है, आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, आपको एक बैलेंस देने के लिए,
न कि शारीरिक, मानसिक, बट स्पिरिचुअली भी। मेरा एक चीज और मानना है, समहाउ जो मैंने चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहां कोई आयुष का हॉस्पिटल नहीं है। क्या ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता है एक आयुष का हॉस्पिटल बनाए चंडीगढ़ में? शुड वी नॉट स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स इट? क्या हम लोग सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन के हॉस्पिटल्स को ही प्रमोट करें, हम अपने इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को न प्रमोट करें? आई थिंक इट्स टाइम, एज अनुराग सेड, कि हम लोगों को अपनी तरफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी प्रमोट करना है। शायद वो हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित हो। मैं स्वामी जी का फिर बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आए, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। हम आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा लालायित रहेंगे और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहेगा, और प्रयास करूंगा कि आपका पांव न छोड़ूं जब तक कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर न मिल जाएं। थैंक यू। देवी सज्जनों, स्वामी जी के जीवन के, उनके व्यक्तित्व के, कृतित्व के इतने सारे आयाम हैं, लेकिन उसका बिंदु एक ही है, लक्ष्य एक ही है, वो है जन कल्याण। इंसान का जीवन बेहतर हो, ये दुनिया बेहतर हो। आप भारत के कई विश्वविद्यालयों द्वारा आपको डॉक्टरेट दान किया गया है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप चांसलर तो हैं ही। इसके अलावा श्रद्धेय स्वामी जी वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हैं, व्याकरण, इन सब क्षेत्रों के प्रख्यात विद्वान हैं, जिससे पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और ऐसे कई राज्य सरकारों के जो विभाग हैं इससे जुड़े हुए, उनको आप टेक्निकल एडवाइस निरंतर देते रहते हैं और मार्गदर्शन आपका मिलता रहता है। हरियाणा सरकार के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, और ये आपकी कृपा और आपका स्नेह है कि चंडीगढ़ के इस योग महोत्सव के समापन सत्र में यहाँ भी आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि इस अवसर पर आप अपने आशीर्वचन से, आप अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चंडीगढ़ योग फेस्टिवल का आज ये समापन समारोह है। जब ऐसा कोई मंच होता है तो कुछ नोट्स रखता हूं कि मुझे किन संदर्भों में अधिक बात करनी है। आज मैंने कोई नोट नहीं रखा है, तो मैं किन किन संदर्भों में बात करूं। एक विषय है योग फॉर गुड लाइफ। ऐसे तो एक शब्द में भी सारे सत्य का समावेश किया जा सकता है, और सारे सत्यों का समावेश यदि एक शब्द में किया जाए तो वो योग होता है। गीता के 18 अध्यायों को योग ही नाम दिया है। अवसाद योग से लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास योग, सारे ज्ञान को योग शब्द के द्वारा संबोधित किया गया हुआ। महर्षि पतंजलि के समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद के सारे सूत्रों में योग की इतनी गहराई बताई गई है कि उसमें कुछ बचा नहीं है। योग के वो सबसे प्रामाणिक पुरुष हैं जिन्होंने योग के समग्र सत्य का समावेश अपने सूत्रों में किया है। मैंने ये सूत्र बचपन में पढ़े थे। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग की प्रैक्टिस करता हूं। फिर मैंने व्याकरण शास्त्र, योग दर्शन के अलावा सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा दर्शनों का अध्ययन किया, उपनिषदों का, रामायण महाभारत, वेदों का। तो कुछ निष्कर्ष के रूप में आपके सामने सत्य रख रहा हूं, और फिर यदि किसी का कोई प्रश्न भी होगा उसके ऊपर भी विचार करेंगे। किसी भी विषय के कुछ मुख्य पहलू होते हैं।
योग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट हम स्वयं हैं। माने व्यष्टि से समष्टि तक योग फैला है। योग हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक जीवन के लिए क्या भूमिका रखता है, योग की आर्थिक भूमिका क्या है, तो मैं निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कह रहा हूं, प्रयोग के तौर पर भी कुछ बातें कहूंगा। योग का शारीरिक पक्ष यह है कि योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रथम तो कोई रोग पैदा नहीं होगा। शास्त्र के प्रमाण भी है और मेरा अनुभव भी है। उपनिषदों का उद्घोष है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। बड़ा सत्य कहा है कि जो योग करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता है और वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मेडिकल साइंस में बोला जाता है, एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। जैसे हमारे स्किन सेल हैं, इनको प्री कैंसर सेल्स कहेंगे। ब्लड को प्री कैंसरस ब्लड होगा वो, ये प्री कैंसर सेल्स हैं, ये स्किन सेल्स, कि इसको कभी भी ये कैंसरस हो सकते हैं। ये कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज तो बहुत थोड़ी सी होती है। हर आदमी के शरीर में कोई भी व्याधि हो सकती है, किसी को भी बीपी, किसी को भी शुगर, किसी को भी अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किसी को भी कैंसर तक हो सकता है। उसके रीजन, कुछ को जेनेटिक रीजन है, कुछ एनवायरमेंटल रीजन्स हैं, कुछ अपनी असावधानियां हैं, हमारी हैबिट्स हैं, और हमारे आहार के अलावा हमारा विचार हमारी व्याधियों का कारण बन जाता है। तो कहते हैं योगी का शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है। इसको महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में प्रथम पाद में कहा, निर्विचार वैशारद अध्यात्म प्रसाद रितंभ्रा तत्र प्रज्ञा श्रुतनमान प्रज्ञाभ्यम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधित तस्याप निरोधी सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि। योगी का शरीर ऐसा हो जाता है कि उसमें कोई रोग पैदा नहीं होता, और योगी का चित्त ऐसा हो जाता है कि उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। ये दो तो बड़ी समस्याएं हैं। खतरा रहता है कि मोटे ना हो जाएं। अब जब मोटे की बात आती है तो कुछ लोग पीठ सिकोड़ के बैठ जाते। अब कुछ के इतने मोटे हो सिकोड़ ही नहीं सकते। जब बीमारी की बात आती है तो हम अपने खुद का मूल्यांकन करें तो हमारे जर्रे जर्रे में कहीं ना कहीं कोई खामी है, कोई न्यूनता है, कोई कमजोरी है, कोई दुर्बलता है। योग से हमारे शरीर का, शरीर बहुत बड़ा शब्द है जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश हैं, जिसमें पंच प्राण पंचोप प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय शरीर का हिस्सा है। सब इनकी नियंत्रक जो शक्ति है वो आत्मा है। योग से हमारे शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है और हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध दर्शन में जिसको शीर समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति कहा है, योग दर्शन में जिसको अभ्यास वैराग्य, कहीं पर विवेक वैराग्य, षट्क संपत्ति मुमुक्षत्व कहा है। नाम अलग अलग हों, मुझे ऐसा लगता है कि जो समग्रता से योग को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, न उसका अध्ययन करते हैं, वो लोग अलग अलग मार्गों की बात करते होंगे। मैंने योग की जो मुख्य विधाएं हैं वो एक हठ योग है, दूसरा महर्षि पतंजलि का योग है, फिर शास्त्रों में गीता में जिसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहते हैं, ये योग की त्रिवेणी कहा जाता है। और यदि रामचरितमानस और हम रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की बात करते हैं, वहां सत्य, प्रेम और करुणा, इसको योग की त्रिवेणी कहा है। कहीं पर मुझे तो भेद दिखाई नहीं दिया। हठ योग क्या है? हठ योग यह है कि आप अपने शरीर को बलिष्ठ कैसे बनाएं, अपने शरीर को शुद्ध कैसे बनाएं, और अपने मन पर नियंत्रण कैसे लाएं, इसके लिए हठ योग है। महर्षि पतंजलि का जो योग है मुख्य रूप से
वो आपके चित्त पर केंद्रित है, इसलिए शुरू यहीं से होता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। माने महर्षि पतंजलि ने शरीर की यात्रा को, क्योंकि जिस समय महर्षि पतंजलि का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय लोगों के शरीर की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था, तो इसलिए वहां से शुरुआत ही नहीं की, उन्होंने शुरुआत चित्त से ही की। कि जब मुझे याद है 10 साल पहले मैंने किसी विद्वान को पढ़ा, उसने कहा कि मुझे योग नहीं करना। बोले योग में तो चित्त की कोई भूमिका ही नहीं है, चित्त के पार है ये तो योग। मुझे उस क्षेत्र में नहीं जाना जहां मन का अस्तित्व ही खो जाता है। 99% लोग तो चित्त के स्तर पर ही जीते हैं, और वो कहते हैं चित्त के पार शुरू होता है योग। तो चित्त के पार क्या है? क्या चित्त के पार? चित्त माने बुद्धि, माइंड, कॉन्शियस, सारी आपकी संवेदनाएं, सारी आपकी कामनाएं, सारा आपका ही संसार, ये तो चित्त में रचा बसा और चित्त से ही रचा बसा है। चित्त के द्वारा ये सारी प्रवृत्ति है और चित्त में ये सारी प्रवृत्ति है, इससे परे योग है। तो बोले मुझे ऐसा योग नहीं करना जहां मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो फिर हम जो योग की बात कर रहे हैं, क्या ये बुद्धि के परे मतलब कोई हम बुद्धिहीन हो जाते हैं? नहीं, वो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यहां हम अपनी निजता में आते हैं। शरीर की एक भूमिका है, इंद्रियों की एक भूमिका है, जिसको ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनमें बड़ी शक्ति है, इनमें भी अपरिमित शक्तियां हैं, और इससे परे शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से परे अपना स्वरूप, जहां अपनी निजता है, जहां सब प्रकार की परिपूर्णता है, ये है योग। जहां ज्ञान की परिपूर्णता है, प्रेम की परिपूर्णता है, सुख की परिपूर्णता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, ये योग है। तो योगी वो है जिसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है, जिसमें कोई अधूरापन नहीं है। हम अपने अधूरेपन को किससे भरना चाहते हैं? 5 चीजों से। अब थोड़ा गंभीर बात है, हम 5 चीजों से अपने अधूरेपन को भरना चाहते हैं। सत्ता से, हम इस सत्ता से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। संपत्ति से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। किसी सम्मान से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं कि मुझे ये सम्मान मिले, मुझे पद्मश्री, भूषण, विभूषण, भारत रत्न से लेकर के फिर आगे शुरू हो जाती है सम्मान की लड़ाई। वो क्या देते हैं? नोबल। मेरे से बोले बाबा जी आपके लिए नोबल प्राइज के लिए हम लोग लॉबिंग करेंगे। मैंने कहा मैं खुद नोबल हूं। हम हर एक आदमी नोबल है। हमको ये अच्छा, ये मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई। मैं आपको 5 बातें बता रहा हूं, एक बार जरा सुनना जरा। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, मुझे नीचे बैठा दिया, मुझे ऊंचे बैठा दिया। बाबा भी आसन लेके चलते हैं। हमने कहा भैया हम तो जहां बैठते वहीं आसन लगा लेते, छतरी लेके चलते हैं। अरे भैया, सत्ता, संपत्ति, सम्मान। चौथी चीज है इंद्रियक सुख। मुझे ये सुख मिल जाए। कितने ये सब, इस कई तरह के सुख हैं, आप जिसको प्लेजर बोलते हैं, जॉय बोलते हैं, ये सब तरह के आप सब अनुभव करते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं। उसके लिए हम जीते भी हैं। अलग अलग तरह का शरीर का, इंद्रियों का, मन का सुख है। और 5वीं चीज है संबंध। हम सोचते हैं कि इनसे हम पूरे हुए। इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि योगियों के पास ये चीजें होती नहीं। भगवान के विधान और समाज की व्यवस्था या बड़ों के द्वारा उनको ये कर्तव्य निर्वहन के लिए कहा जाता है कि आपको ये करना है, तो वो कर देते हैं। उनको सत्ता, संपत्ति, नेम, फेम, तमाम तरह के मैटेरियलिस्टिक प्लेजर्स एंड रिलेशंस, इनकी उनमें आसक्ति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है। तो हम इनके द्वारा ही पूरा होना चाहते हैं। और इनका आकर्षण यदि खत्म हो जाए तो फिर आदमी के सामने अनंत आकाश खुल जाता है।
आप कहते होंगे बाबा जी ये तो आपके पास भी है, सत्ता आपके पास भी है, संपत्ति आपके पास भी है, नेम फेम आपके साथ भी जुड़ा है, आप भी तो खाते पीते तो होंगे ही। तो खाता हूं तो मुझे भी पता लगता है ये चीज खट्टी है, कड़वी है, मीठी है। साइंसलेस थोड़ी हूं मैं कोई, और संबंध तो मेरे भी हैं, इसलिए मैं यहां पर भी आ गया हूं। नहीं, इनसे परे है जीवन, इनसे मैं पूरा नहीं हूं, मैं स्वयं में पूरा हूं और मैं सबके अंदर उसी पूर्णता को अनुभव करता हूं। मैं अपने आप को भगवान का और उस दिव्य शक्ति का यंत्र मान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं 100% प्रामाणिकता के साथ। इसका मतलब ये नहीं ये चीजें योगी के पास नहीं होती हैं, लेकिन होते हुए भी न होने जैसी होती हैं उसके पास। यह है योग की बड़ी महिमा। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा आपकी भाषा में कह रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता हूं, लेकिन मैं होऊंगा नहीं, लेकिन मैं हो सकता हूं। ये अपने देश के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि भारत का नागरिक भी हूं एक सन्यासी होने के साथ। तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्या ये कोई बड़ी बात है? क्या प्रधानमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात है? ये तो मैंने अभी शुरू नहीं किया। संपत्ति की बात की जाए तो मैं 5 साल में कम से कम पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रोडक्शन के, ये तो एक काम हमने खाली लोगों को, क्योंकि स्वदेशी का दर्शन खाली थॉट्स में था, प्रिंसिपल्स में था, हमने जमीन पर उतार के दिखाया। बिना किसी फैक्ट्री के खोले मैं अपने खाली योग के नॉलेज से 5000 से ज्यादा स्टूडियो खोल सकता हूं और एक साल में कम से कम मैं 50,000 करोड़ रुपए की इनकम कर सकता हूं। संपत्ति की बात क्या है इसमें? 5000 स्टूडियो खोल दिए, वहां पर 5-5, 10-10 योगाचार्य रख दिए और लोग आएंगे और खुद प्रैक्टिस करके जाएंगे और उसके लिए पैसा भी चुकाएंगे। मेरे को कितने लोगों ने प्रपोजल्स बना के भेज रखे हैं, बाबा जी आप खाली जो है एक बार हाँ कर दो, आपके ब्रांड का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी जोशी जी थोड़ा विनोद में बोल रहे थे कि हम पतंजलि का नाम क्यों लें, उन्होंने तो हमें स्पॉन्सर ही नहीं किया। अच्छा, मैंने पतंजलि नाम भी क्यों रखा था मैं आपको बताता हूं। देखिए, पतंजलि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया और आने वाले 5 सालों में पतंजलि ब्रांड की कीमत कई लाख करोड़ रुपए होने वाली है, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन मेरा उसमें कोई कुछ नहीं है। मैंने कह दिया है कि मेरे पास जो कुछ इस भौतिक जगत में जिसको संपत्ति कहा जाता है वो समाज के द्वारा दी गई है और समाज के लिए है। मैं ऐसे ही आया था और ऐसे ही जाऊंगा। और आप अभी भी इसको देख रहे हैं, मैंने ये घोषणा की है। और मैं मुझे छपास और दिखास की बीमारी नहीं है कि मुझे लोग टीवी पर देखेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, मेरे बारे में वाहवाही करेंगे। मैंने तो जितने भी आज तक काम किए हैं, एक तरफ मेरे प्रशंसक होते हैं और दूसरी तरफ मुझे गाली देने वाले होते हैं। क्या है, बड़ा आनंद आता है। तो मैंने एक बार बोला कि देखो, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ जैकेट, ऐसे बहुत सी सुने होंगे। हमने अपने आप को गाली प्रूफ बना रखा है। कुछ भी करते हो, मुझे ये सोचना है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही होना चाहिए, बाकी जमाना क्या कहता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। क्या फर्क पड़ता है इससे? सत्ता, एक योगी चाहे तो कितना सत्तावान हो सकता है, कितना ही संपत्तिवान हो सकता है, वो नेम फेम तो उसके पीछे दौड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। सुख तो उसको, भोगी आदमी तो दुनिया का कोई सुख भोग ही नहीं सकता। मैं चाहूं तो मैं आधा किलो घी खा सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं 1 किलो लड्डू खा सकता हूं। आप लोगों में से बहुत से खाएंगे तो उनको शुगर बढ़ जाएगी, नमक खाएंगे बीपी बढ़ जाएगा, घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, थोड़ा भारी खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाएगा। तो योगी तो सारा सुख भोग सकता है और वो उसको अनुभूति होती है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होता। वो कहते हैं ये भगवान, इस सब का स्रोत मेरा भगवान है, सारी सत्ता संपत्ति, सारे सम्मान का, सारे सुख का, सारे संबंधों का स्रोत तो मेरा प्रभु है। तो उसकी निष्ठा वहां जुड़ी रहती है और वो यहां उसको कहते हैं जीवन मुक्त होता है। ऐसे जियो ना, खूब करो और करके भी अटैच मत हो।